ऑल इज वेल। ऑल इज वेल बड़ी अच्छी फिलॉसफी है। इस बुद्धू मन को समझाने के लिए जो हो रहा है सब ठीक है। ज्यादा सुनो मत, ज्यादा देखो मत, और बोलो तो बिल्कुल मत। फिर ये कौन से पहाड़ी लोग हैं जो ऑल इज वेल का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं? आज पूरे देश में कई सारे शहर लद्दाख के सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा नागपुर भी उन्हीं में से एक है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि लद्दाख से हमें क्या फर्क पड़ता है? ये रास्ता बक्सवाहा के उस जंगल की ओर बढ़ रहा है जहां लाखों पेड़ काटकर हीरे के खनन की तैयारी चल रही है। पूर्वजों से ये लगा हुआ पैतृक संपत्ति है। क्यों ना हमारा जान चला जाए, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। इंटरमॉडल जो स्टेशन बनत आहे त्याला आम्हाला विरोध नाही आहे। ते 7,000 पेक्षा जास्त हेरिटेज ट्रीज आहेत, इंग्रजांच्या काळापासून ट्रीज आहेत, त्या वाढलेल्या आहेत, त्या पण म्हणजे तोडल्या जाणार आहेत यार। म्हणजे काय आहे हे? Everybody is hurrying to know. Okay. इस समय हजारों लोग गोवा में सड़कों और रेल की पटरियों पर दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से डेवलपमेंट के नाम पर कटने वाला है। गोवा के मौलम नेशनल पार्क में 70,000 पेड़ कटने वाले हैं। हमारे बाप दादा से पहले से इधर सब है इधर, तो अभी हम लोग जाएंगे भी किधर? इतना सब इधर ही है। हमारा बचपन तो इधर ही गया सब। आखिर उनकी डिमांड से हमें क्या लेना देना? हम तो नागपुर में बैठे हैं। कई सारे इन्वेडर्स, मुगल, अंग्रेज और इन सब की वजह से हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। और अब हम हमारे इसी देश में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पर हमने अपने पूर्वजों से ऋग्वेद में सीखा है कि हम इंसान 5 तत्व से बने हैं, और ये तत्व कहीं और से नहीं, हमारे ही पर्यावरण से हमें मिले हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन पर्यावरण के 5 तत्वों की क्या स्थिति है। पहला तत्व है वायु, हवा, एयर। ये एक ग्लोबल इशू है। WHO के हिसाब से पूरे विश्व में सिर्फ 7 ऐसे देश हैं जिसके पास क्लीन एयर है, और पूरे विश्व में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद मोस्ट एयर पोल्यूटेड देश है हमारा भारत। और WHO ने पूरी दुनिया के 7,800 शहरों को स्टडी किया, और वर्ल्ड टॉप 100 मोस्ट एयर पोल्यूटेड सिटीज में 99 एशिया में है, और उनमें से भी 83 भारत के शहरों में। WHO के हिसाब से वर्ल्ड्स वर्स्ट एयर क्वालिटी का शहर नॉर्थ इंडिया का नहीं, बल्कि बिहार का बेगूसराय है। आइए सुनते हैं उनके केंद्रीय मंत्री का बयान। एक तो बेगूसराय में थर्मल पावर, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और अभी कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। प्रदूषण की क्वालिटी घटने से स्वाभाविक है, हमें भी चिंता है, लेकिन जल्द ये सारे जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी एक बाधक है प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण। थर्मल पावर प्लांट, फास्ट कंस्ट्रक्शन, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री। क्या ये सुन के आपके ध्यान में कोई और शहर आ रहा है? आज टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से महाराष्ट्र की सबसे खराब एयर क्वालिटी जो है हमारे नागपुर शहर की है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे तत्व की ओर, आकाश, जिस पे हमारा ध्यान जा नहीं रहा, पर अपने बचपन में पढ़ा होगा। ओजोन लेयर, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर रहकर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, पर हम उसे काफी कमजोर कर चुके हैं। 1985 से ही अलार्मिंग सिचुएशन थी, और इसे रोकने के लिए
कई सारे केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन कर दिया गया, जिसके बाद ओजोन लेयर काफी हद तक हील तो हो गई, पर अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज, जिसकी वजह से सनलाइट हमारे एनवायरनमेंट में ही कैद हो रही है, जिससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, और इन्हीं सब की वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। For our next story, look at the map behind me. It's called a heat map. It uses colors to signify temperatures. A darker red would mean a higher temperature. This is today's heat map. Now look at India. It is dark red in this map, darker than most of the world. बढ़ती गर्मी कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमसे छुपा है, पर इसकी गंभीरता को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कारण सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं है, बल्कि हमारे खेती करने के तरीके और आम आदमी की डे टू डे लाइफस्टाइल भी है, और उसी में हो रही लापरवाही से जिस तादाद में हम अपने नेचुरल लंग्स यानी जंगल कम करते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तेज़ी और बढ़ती जा रही है। जल हमारा सबसे बेसिक तत्व और भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। आज झीलों के शहर कहे जाने वाले बैंगलोर और भोपाल जैसे शहरों में पानी की कमी अभी से दिखाई दे रही है। WWF की रिपोर्ट के हिसाब से देश के 30 बड़े शहरों में भी बहुत जल्द पानी की किल्लत होने वाली है, जिसमें से एक हमारा नागपुर है। जिस लद्दाख से हम अपना कनेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं, उसी हिमालयन रीजन से 200 से भी ज्यादा नदियां मिलती हैं जो पूरे देश तक मीठा पानी पहुंचाती है। हमारा आखिरी तत्व भूमि, जिसे सब हथियाने में लगे हैं, पर उसकी कीमत बहुत कम समझ पा रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे कॉन्क्रीटाइजेशन और लैंडफील तो अभी ऊपरी नुकसान है, पर तेजी से हम अपना एग्रीकल्चरल लैंड खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में फूड शॉर्टेज होने वाली है। आज पूरे भारत में लाखों करोड़ों पेड़ माइनिंग के चलते काटे जा रहे हैं, हाईवेज और डेवलपमेंट के नाम पर काटे जा रहे हैं। बदले में कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन हो रहा है, पर उसके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आज फेल माने जा रहे हैं। नतीजन जंगल कम हो रहे हैं और जानवर शहरों में आ रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि जंगल और पेड़ सिर्फ जानवरों के लिए या इंसानों के लिए नहीं है। पृथ्वी का संतुलन इसी से है। चाहे ग्राउंड वाटर लेवल हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट, बारिश हो या सॉइल क्वालिटी, यानी पांचों तत्व जल, आकाश, वायु, अग्नि और भूमि सब इसी संतुलन पे निर्भर करते हैं। अंत में हम आपको प्रख्यात नेचर एंड वाइल्ड लाइफ ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबर्ग की डॉक्यूमेंट्री का कुछ अंश दिखाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया है यदि हमारा पर्यावरण को लेकर यही रवैया रहा तो आने वाले 100 साल में हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा। 2030 तक अमेज़न जंगल कट चुका होगा कि उसकी वजह से कई सारे वन्य प्राणी एक्सटिंक्ट हो रहे होंगे। साथ ही साथ आर्कटिक पोल की सभी बर्फ समर्स में पिघल जाएगी, और क्योंकि बर्फ नहीं होगी तो सनलाइट का रिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। 2040 पूरे नॉर्थ रीजन में जमी हुई मिट्टी पिघल जाएगी, जिसकी वजह से मीथेन गैस रिलीज होगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ा देगी। 2050 जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता जाएगा, कोरल रीफ्स मर जाएंगी और मछलियों की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। 2080 दुनिया भर में फूड प्रोडक्शन की समस्या बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देगी। मधुमक्खी और भंवरे जैसे सभी पॉलिनेटिंग इंसेक्ट विलुप्त हो जाएंगे, और मौसम दिन ब दिन और अनप्रेडिक्टेबल होता जाएगा। 2100 पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री से बढ़ जाएगा। पृथ्वी का बड़ा सा हिस्सा रहने लायक नहीं बचेगा। करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। मास एक्सटिंक्शन शुरू हो जाएगा।
पूरी पृथ्वी पर हर तरह के जीवन का विलुप्त होना शुरू हो जाएगा। is well underway. Is a series of one-way doors. ये भविष्य कितना भयानक दिख रहा है ना। पर अभी भी समय है, हम उसे बचा सकते हैं। ये मांग हम एक तो सरकार से कर रहे हैं पहला, दूसरा पक्ष है आपसे यानी कि नागरिकों से, खासकर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे, क्योंकि ये आपकी जीवन शैली है जिसमें कि ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ज़रूरत हो या ना हो आप घर में इकट्ठा करते हैं, म्यूज़ियम बना देते हैं, और घर भी दो नहीं 3 4 या फिर गाड़ियाँ 5, जूते 40, जो ये शैली है जीवन का, इसके वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। और वैसे भी अगर आप सादा जीवन जिएं, कम चीज़ें खरीदें, तो उससे क्या होगा कि कम मिनरल्स की ज़रूरत होगी, कम तांबा, कम लोहा, कम लिथियम, कम यूरेनियम की। तो ऐसे में ये जो उद्योगपति हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लॉबीज़ हैं, वो लद्दाख जैसे पहाड़ों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी विनती है आपसे भी, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप सादा जीवन जिएं। प्लीज़ लिव सिंपली इन योर बिग सिटीज़ सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव। जिस तरह हर शरीर का सर होता है जहाँ से हम सोचते हैं, ऐसे ही भारत के नक्शे में सर की जगह है लद्दाख, जहाँ से ये सोच निकली है कि पर्यावरण अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए अच्छे भारत के लिए। हम ऐसी इकोनॉमी, मॉडर्निज्म और कंज्यूमरिज्म का क्या करेंगे जहाँ पर आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा पानी और हवा ही नहीं बचेगी? क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं? लद्दाख की 6th शेड्यूल की डिमांड न सिर्फ वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए है, बल्कि हिमालय को बचाने के लिए है, जिस हिमालय पर संपूर्ण भारत और एशिया का पर्यावरण निर्भर करता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर पर्यावरण को अपना मुख्य मुद्दा बनाएं, ताकि हम और आने वाली पीढ़ी एक स्वस्थ और सुंदर भारत में जी सके।